हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स में डीजी बाय यश में। तो काफ़ी गैप हो गया था लास्ट लेक्चर में, बिकॉज मेरे भी फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स आ गए थे बीएससी के। तो अब कोई गैप नहीं आएगा और ये पूरी कोशिश रहेगी कि आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस, रियल एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस थर्ड ईयर की तीनों किताबें मैं कंप्लीट करा दूँ, ताकि आपको और भी किसी कोचिंग वोचिंग की ज़रूरत ना पड़े। आप घर पे फ्री में आराम से यूट्यूब लेक्चर देख के पढ़ सकते। तो लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था और वो चैप्टर मेरी तरफ से पूरी कंप्लीट था। उसमें मैंने आपको ऑलमोस्ट सब कम करवा दिया था कवर। और अगर कोई मिसलेनियस के जो बचे कुछ क्वेश्चंस हैं, जो अनसॉल्व के क्वेश्चंस हैं, जो कभी आए हैं एक दो बार, वो मैं आपको एट लास्ट में या बीच में कभी भी किसी भी चैप्टर के दौरान आपको बता दूंगा कि ये आपके फर्स्ट चैप्टर क्वेश्चन है, आप वो नोट कर लें। फिलहाल हम शुरू करेंगे सेकंड चैप्टर, जो कि इसका नाम है इंटरपोलेशन वाला जो चैप्टर है ना। तो इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल, आपके एक और चैप्टर है इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल। तो सबसे पहले तो हम इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। इंटरपोलेशन की डेफिनेशन क्या है? द टेक्निक द टेक्निक फॉर फाइंडिंग value of a function corresponding to intermediate argument with the help of given observation। यानी कि वर्ड बाय वर्ड चलते हैं। टेक्निक यानी कि कोई मेथड, फॉर फाइंडिंग वैल्यू ऑफ अ फंक्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू इंटरमीडिएट आर्ग्यूमेंट। अब देखो, फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि इंटरमीडिएट आर्ग्यूमेंट यानी कि जो हमारी एक्स की वैल्यूज होती हैं। यानी कि इस डेफिनेशन का सार का मतलब यही है कि आपने देखा होगा कि हमको क्वेश्चंस में एक्स की वैल्यू दी हुई होती है कुछ और वाई की वैल्यू दी हुई होती है, और फिर बोलते हैं एक कॉरस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू के लिए आप वाई की वैल्यू निकालो। तो इंटरपोलेशन का यही मतलब है कि आपको कोई एक एक्स की वैल्यू देंगे जो आपकी गिवन टेबल है या गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, उसमें से कोई भी दो वैल्यूज के बीच में एक एक्स की वैल्यू दे देंगे और बोलेंगे उस एक्स की वैल्यू के लिए कॉरस्पॉन्डिंग आप फंक्शन की वैल्यू या जिसे हम कहें कि वाई की वैल्यू आप निकालो। तो उसको मेथड को या टेक्निक को हम इंटरपोलेशन कहते हैं। और ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बार आ चुकी है, तो उसको आप याद कर लीजिएगा। सेकंड है assumptions ऑफ इंटरपोलेशंस। ये दो बार क्वेश्चन आ चुका है, एक बार 2020 में आया, उसके पहले भी आया। तो सीधा सीधा क्वेश्चन या तो 3 नंबर में दे देंगे या 1.5 नंबर में दे देंगे, बोल देंगे कि राइट द assumptions ऑफ इंटरपोलेशन, या आप व्हाट डू यू मीन बाय assumptions ऑफ इंटरपोलेशन। तो इसके दो assumptions हैं। सबसे पहला, वैल्यू ऑफ y इज आइदर इंक्रीजिंग or decreasing, that is there should be no sudden jump or fall in the values of function or y। यानी कि इसका मतलब ये है कि मान लो आपके पास y की ऐसी वैल्यूज हैं, जैसे कि सबसे पहले 2, 4, 6, 8, 10। क्या मतलब है इसका भाई? यहाँ तो ये देखो, ये कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है ना। अब मान लो या तो फिर वैल्यूज ऐसी लिखी हो, जैसे कि 9, 7, 5। ठीक है, इस यहाँ मतलब है या तो ये डिक्रीजिंग है। अब पहले पॉइंट का मतलब क्या है कि अगर वैल्यूज ऐसी हैं तो भाई जैसे 1 लिख दिया, फिर पहले 3 लिख दिया, फिर 2 लिख दिया, फिर 11 लिख दिया, फिर 19 लिख दिया, फिर 14 लिख दिया। तो देखो, यहाँ हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि वैल्यूज ऑफ वाई का ऑर्डर क्या है भाई। या तो हमको यहाँ क्लियर पता नहीं पड़ रहा है कि यहाँ ये वैल्यू इंक्रीजिंग है या ये वैल्यू जो है डिक्रीजिंग है ना। तो अगर आपको कोई केस, भाई मान लो कोई टीचर ऐसा कोई क्वेश्चन बना दे कि भाई आपको ये y की वैल्यू दे दे और बोलो कि यहाँ इंटरपोलेशन की टेक्निक लग सकती कि नहीं लग सकती है। तो इंटरपोलेशन की टेक्निक जब ही लगेगी जब या तो y की वैल्यू लगातार बढ़ते क्रम में हो या लगातार घटते क्रम में हो। एकदम से बढ़ रही है, एकदम से घट रही है, तो उस केस में हम इंटरपोलेशन जो है नहीं लगा सकते। होप आपको ये चीज क्लियर होगी। अब नेक्स्ट इस पॉइंट पे चलते हैं, है ना। ये पॉइंट मैं आपको भी पढ़ के सुना देता हूँ। हाल फिलहाल अगर मैं आपको इसका मतलब समझा भी दूंगा तो आपको क्लियर नहीं होगा। तो इस पॉइंट को आप मेरे ख्याल से आप
थोड़ा होल्ड पे रखें। इसके जब कॉरस्पॉन्डिंग जो क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर में, तो जब वो क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा तभी आपको पॉइंट समझाऊंगा, तो तब आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर होगा, नहीं तो अभी आपके ऊपर से चला जाएगा, मतलब नहीं होगा। ठीक है। अब इस चैप्टर में जो मेनली है हमारा जो फॉर्मूला यूज होता है वो होता है न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ये जो है न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड, इसको मैं लिख लेता हूँ, न्यूटन ग्रेगोरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमको बेसिकली कहता क्या है कि एफ ऑफ ए प्लस एच यू, मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि इसको पढ़ने का मेथड क्या होता है। इसको हम एफ ए प्लस एच यू नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे एफ ऑफ, यानी कि ए प्लस एच यू अगर हमारे पास कोई एक्स की वैल्यू है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू बराबर एफ ऑफ ए प्लस यू सी वन डेल एफ ए प्लस यू सी टू डेल स्क्वायर एफ ए प्लस डॉट 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 यू सी एन डेल एन एफ ए। फॉर्मूला तो लिख दिया, क्या है क्या मतलब है इसका, हमको कहाँ यूज करना है कैसा है वो हम देखते हैं। अब देखो, आपको होगा क्या, आपको एक ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें आपको सर्टेन एक्स की वैल्यूज दी हुई होगी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको सर्टेन वाई की वैल्यूज गिवन होगी। जैसे मान लो आपको ऐसे गिवन होगा, मान लो जैसे यहाँ एक्स लिखा है यहाँ वाई लिखा है, तो यहाँ लिखा है मान लो ए बी सी डी, और यहाँ आपको कोई वैल्यू दे रखी है ए के कॉरस्पॉन्डिंग। यानी कि अगर हमको डायरेक्टली फंक्शन नहीं दिया हुआ रहता है, हमको एक्स दिया हुआ रहता है, और मान लीजिए कोई ऐसा फंक्शन है जिसमें हम एक्स की ये वैल्यूज डालेंगे, मान लो हमने ए की वैल्यू डाली तो मान लो वाई की वैल्यू है पी, फिर बी की वैल्यू डाली तो वाई की वैल्यू है क्यू, इसकी आर, इसकी वैल्यू सी, मान लो चार वैल्यूज अपन को गिवन है। और अपन को क्वेश्चन क्या बोलता है कि मान लो इन दोनों के बीच में कोई वैल्यू है, मान लो कोई वैल्यू है ई, तो वो अपन को क्वेश्चन बोलेगा कि ई के कॉरस्पॉन्डिंग, यानी कि ई जो कि एक्स की वैल्यू है उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ जो वाई की वैल्यू आएगी उस वाई की वैल्यू का मान हमको निकालना है। अब चैप्टर का नाम जो हम कहते हैं इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल, और जो इसके नेक्स्ट वाला अनइक्वल इंटरवल, दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि यहाँ ये जो इक्वल इंटरवल का मतलब ये होता है कि जो x के सब्सिक्वेंट जो x के वैल्यूज होती हैं, ये हर x की वैल्यू के बीच में जो है इक्वल इंटरवल होगा। जैसे मान लो अगर x की वैल्यू लिखी 5 10 15 20, या लिखा है 2 4 6 8, है ना, तो जो भी वैल्यूज लिखी हुई है ना या तो इक्वल होनी चाहिए, है ना, मतलब सॉरी इक्वल नहीं, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो इक्वल होना चाहिए, फिर भले ही वो हर क्वेश्चन में कुछ भी हो। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये वाला, ये जब ही लगेगा जब x की दो सब्सिक्वेंट वैल्यूज के बीच में जो डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट होगा। होप आपको इजीली बात समझ में आ गई होगी। अब इस फॉर्मूले में हम एक एक चीज के ऊपर चलें, तो भाई ये a प्लस एच यू क्या होता है? a प्लस एच यू वो वैल्यू होती है x की जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हमको y की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है ना। तो अब यहाँ आप देखो ये हो गए एफ ऑफ ए प्लस एच यू, तो अब हमको इसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकालनी है, यानी कि ये हमारा अननोन है ना, एफ ऑफ ए प्लस एच यू। अब एफ ऑफ ए, अब यहाँ जब हम न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड फॉर्मूला लगाते हैं ना, तो एफ ऑफ ए जो ए वैल्यूज होती है वो जो एक्स की जो सबसे टॉप मोस्ट वैल्यू होती है ना, जब फॉरवर्ड में हम जो है, ये देखो यहाँ आप ध्यान से देखिए, यहाँ ये फॉरवर्ड डेल है, तो आपने अगर आपने पढ़ ली है या पढ़ रहे हो तो आपने देखा होगा कि फॉरवर्ड में जो है वो यहाँ ये सीधा डेल आता है, इसको हम फॉरवर्ड ऑपरेटर कहते हैं। और जब न्यूटन की रेखा बैकवर्ड लगाते हैं तो यहाँ सीधे ट्राइंगल की जगह उल्टा ट्राइंगल यानी कि बैकवर्ड ऑपरेटर आता है ना। तो अब चूंकि यहाँ फॉरवर्ड ऑपरेटर है, तो अब देखिए जो, तो अगर फॉरवर्ड हम लगा रहे हैं या फॉरवर्ड ऑपरेटर है तो जो ए की जो वैल्यू है वो जो सबसे टॉप मोस्ट टेबल में जो एक्स की वैल्यू है हम वो लेंगे, यानी कि फिर एफ ऑफ ए क्या होगा, टॉप मोस्ट एक्स की वैल्यू के जो उसका कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू है वो ये हो जाएगी एफ ऑफ ए। ठीक है। अब यू सी वन, अब भाई यू क्या है ना, तो यू एक हमारा एक हर क्वेश्चन के लिए कांस्टेंट ऐसी वैल्यू होती है जिसकी हमारे पास वैल्यू होती है u बराबर x माइनस एक्स नॉट अपॉन एच। उससे पहले मैं देखते जैसे मैंने लिखा है a प्लस एच यू बराबर
वैल्यू ऑफ एक्स जिसके कॉरस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू निकालनी है, मैंने आपको बता दिया। अब u की वैल्यू हम यहाँ से निकालते हैं x माइनस एक्स नॉट अपॉन एच, है ना। तो यहाँ जो ये जो x है ना, ये वही x है जिसकी कॉरस्पॉन्डिंग हमको y की वैल्यू निकालनी है ना। तो वो हमको क्वेश्चन में गिवन रहेगा भाई, किस x से कॉरस्पॉन्डिंग हमको y की वैल्यू निकालनी है। x नॉट यानी कि ये a की वैल्यू होती है ये, है ना, जो सबसे टेबल में टॉप पे रहता है। और h यानी कि होता है डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज ऑफ x, इसको हम कहते हैं जो दो x की वैल्यूज के बीच में जो डिफरेंस हमने बोला एक क्वेश्चन के लिए जो कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ से हम u की वैल्यू निकालेंगे, है ना। अब हमारे पास देखो हमको ये वैल्यू निकालनी है, हमको f ऑफ a गिवन है, हमको u पता पड़ गया, है ना। अब uc1 uc2 या आप जितने भी हैं टेबल में, आपकी जो वैल्यू मैं आपको आगे सिखाऊंगा कि इनको कैसे खोलना है वगैरह, आप उसमें वैल्यू डालेंगे। और डेल एफ और डेल स्क्वायर एफ है, ये भी मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ इनको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जब आप इनकी जितनी भी वैल्यूज है इनको डालेंगे तो आपकी जो रेस्पेक्टिव आपको जो आंसर निकालना है वो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई ऊपर ऊपर से मोटी बात। अब डीप में चलते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, कि मेन हमको क्वेश्चन पता होना चाहिए। इस चैप्टर में से डायरेक्टली आपको वो क्वेश्चन ही देगा, है ना। और 1.5 नंबर में ऊपर वो इंटरपोलेशन और असम्पशंस ऑफ इंटरपोलेशन वो आपको घोट के रख के याद करना है। ठीक है भाई। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y3.62 व्हेन गिवन वैल्यूज आर। ठीक है, तो अब देखो हमको x की वैल्यू गिवन है, यानी कि इस x के कॉरस्पॉन्डिंग हमको y की वैल्यू निकालनी है ना। अब एक बात हम हमेशा याद रखना है कि जो भी हमको x की वैल्यू गिवन होगी ना, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हमको y निकालना है, वो जो गिवन हमको x की वैल्यूज हैं वो इनके बीच में से ही होगी। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ 3.6 दे रखा है तो हमको बोल देंगे भाई 3.9 की कॉरस्पॉन्डिंग निकाल दो, नहीं, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि ये हमको वही x की वैल्यू गिवन होगी जो इनके बीच में होगी, क्योंकि तभी हम इनकी ये जो y की वैल्यू है इनको यूज करके हम उस x की कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है भाई। तो अब यहाँ पे हम बनाएंगे डिफरेंस टेबल। तो अब देखो मैंने इसमें सारी चीजें नहीं लिखी हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको लिख देना है कि since the difference between x values of successive values of x is equal, hence we will apply न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, है ना। समझ में आएगा, इजी शब्दों में कहें कि हम कहेंगे चूंकि x की जो जितनी भी वैल्यूज हैं उन सब में जो बीच का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, तो हम यहाँ पे न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, फिर हम बोलेंगे द डिफरेंस टेबल इज एज फॉलोस, क्योंकि ये जो है इसको हम डिफरेंस टेबल कहते हैं, हाँ? क्योंकि देखो एनए में क्या है कि दो चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, एक होती है लैंग्वेज, एक होती है कैलकुलेशन, है ना। क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन करके आ जाते हैं, लैंग्वेज नहीं लिखते हैं, तो उनके 100% नंबर टीचर काटेगा ही काटेगा, क्योंकि एनए में लैंग्वेज बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ठीक है भाई। तो हमने लिख दिया कि डिफरेंस टेबल इज एज फॉलोस। उसके बाद जो हमको x की वैल्यूज गिवन होती है, जैसे हमको 4 वैल्यूज गिवन है तो हमने चारों वैल्यूज लिखी। अब आपने एक बात नोट करी होगी कि मैंने यहाँ x की दो दो वैल्यूज है उनके बीच में थोड़ा गैप दिया है, कारण मैं आपको अभी आगे बताता हूँ, है ना। तो आपको क्या करना है, पहले x लिखो, फिर जितनी भी x की वैल्यूज हैं उनको आप गैप कर करके लिखो थोड़ा थोड़ा, जैसे मैंने गैप कर करके लिखा है। जब 3.6 से कॉरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू है, फिर 3.65 की, इन सबको लिख दो, इनके सीध में लिखना, यहाँ भी हल्का हल्का गैप देके लिखना। अब हम जो यहाँ कहते हैं, हमने लिखा है डेल वाई, डेल स्क्वायर वाई, डेल क्यूब वाई, है ना। तो आपको जैसे मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था, तो वहां तो क्या एक तरीका ऐसा होता था कि डेल एफ एक्स का फॉर्मूला होता था एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। तो कोई स्टूडेंट बोलेगा कि भाई हमने यहाँ ये फॉर्मूला क्यों क्यों नहीं लगाया है, यहाँ ये फॉर्मूला हमने इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि वहां हमको एफ गिवन होता था फंक्शन, यहाँ हमको फंक्शन थोड़ा ना गिवन है, यहाँ तो हमको एक्स और वाई की वैल्यूज गिवन है, और आपको कॉरस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू के लिए हमको वाई निकालना है। ठीक है ना, तो यहाँ ये वाला जो है फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहाँ जो हमको डेल डेल स्क्वायर डेल क्यूब जितनी भी जो आ रही है वो हमको वैल्यूज हम कैसे निकालेंगे कि भाई जो सबसे स्टार्टिंग में जो डेल होगा ना, वो सेकंड वैल्यूज ऑफ वाई माइनस फर्स्ट वैल्यू ऑफ वाई करके ये जो है निकलेगा। अब देखो ये जो मैंने लिखा है ना,
38.475 माइनस 36.598। ये खाली मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। ये जो चीज है ये आपको एग्जाम में नहीं लिखनी है, आपको खाली रफ में सॉल्व करके देखनी है। मैं फिर बता रहा हूँ, यहाँ मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि कि आपको क्लियरली समझ में आ जाए, नहीं तो आधों के तो अभी ऊपर से निकल जाती कि ये जो वैल्यू है ये आई कैसे। ठीक है ना। तो रफ में सबसे पहले आपको सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू करके लिखनी है, तो ये डेल वाई आ जाएगी वैल्यू, है ना, डेल वाई। ठीक है। फिर दूसरी जो डेल वाई की वैल्यू है वो ये वैल्यू, यानी कि थर्ड वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू। अब जो मैं आपको कह रहा था कि आपको गैप दे के लिखना है, वो इसलिए गैप दे के लिखना था क्योंकि अगर आप गैप दे के लिखोगे तभी इन दोनों के जो बीच की जो वैल्यू है कॉरस्पॉन्डिंग डेल वाई की, वो इनके बीच में आ सकती है। देखो गैप अगर आप डायरेक्टली लिख देते ना तो इनको लिखने के लिए जगह नहीं बचती। स्टूडेंट क्या करता है एग्जाम में, कई बार हाबड़ तोबड़ में 3.6 था, इनको पास पास लिख लेता है, फिर गैप बचता नहीं है, फिर वो फिर पूरा काटता है, उसका टाइम काफी जाता है। तो आप आराम से एग्जाम में पहले ही गैप दे देगा। और एग्जाम में हाँ एक चीज और नोट करना कि यहाँ बीच में अगर आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व करो ना, ऐसे बीच में लाइनें बनाना, लाइनें ऐसे, हाँ, ताकि टीचर को क्लियरली समझ में आ जाए कि एक्स की कौन सी वैल्यू है, वाई की कौन सी है, डेल की, डेल स्क्वायर, डेल क्यूब कौन सी किसकी वैल्यू है। ठीक है। अब देखो, अब डेल वाई की जो लास्ट वैल्यू है वो है लास्ट वैल्यू माइनस की ऊपर वाली वैल्यू। ठीक है, आपको क्लियर समझ में आ गया होगा हमको डेल डैश को निकाल कैसे रहे, नीचे वाली वैल्यू माइनस उसके ऊपर वाली वैल्यू। ठीक है। अब हमको डेल स्क्वायर की निकालनी है ना। अब तो डेल स्क्वायर में हम क्या करेंगे कि देखो, जो भी हमको हायर पावर जो डेल की है ना, वो उसकी वैल्यू, जब उसकी वैल्यू हम लोअर पावर ऑफ डेल से निकालेंगे। जैसे हमको डेल स्क्वायर निकालनी है तो 2 से, यानी छोटी के डेल के, है ना, तो हम डेल की वैल्यू यूज करके डेल स्क्वायर निकालेंगे, उसी प्रकार से जैसे हमने y की वैल्यू यूज करके हमने डेल y निकाला। कैसे कि हम सेकंड वैल्यू ऑफ डेल y माइनस फर्स्ट वैल्यू ऑफ डेल y करेंगे, यानी कि 1.972 माइनस 1.877, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.095। सिमिलरली 2.074 माइनस 1.972 करेंगे तो हमारे पास आएगी 0.102। ठीक है। तो इसके बाद लास्ट में हमने डेल क्यूब निकालने के लिए 0.102 माइनस 0.095 किया, तो ये है। अब भाई किसी के दिमाग में आ सकता है कि भाई हमको ये वैल्यू कब तक, ये हमको कब तक ये करना है, डेल 3, डेल 4, डेल 5, क्योंकि आप आगे क्वेश्चन करोगे तो हो सकता है डेल 6, डेल 7, डेल 8 यहाँ तक भी है। तो ये हमको जब तक करना है कि जो हमारा लास्ट में जो डेल है उसमें या तो जीरो आ जाए या फिर कोई कांस्टेंट नंबर आता है। जैसे यहाँ तो जीरो आया नहीं, यहाँ एक कांस्टेंट आ गया, तो आपको जब तक करना है या तो जीरो नहीं आता या फिर कोई कांस्टेंट नंबर नहीं है, तब तक आपको सेकंड माइनस फर्स्ट करके ये आपको वैल्यू निकालते रहनी। ठीक है। अब अब हम चलेंगे न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड लगाने के उसमें। ठीक है। तो देखो हम यहाँ लिखेंगे वी नो, ये जो गिवन चीज है ये मैंने आपको पहले बोल दिया, आपको सबसे टॉप पे लिखनी है ना, ये यहाँ नहीं लिखनी है, ये सबसे टॉप पे लिखनी है। लिखेंगे गिवन, ये हमारी ये वैल्यूज हैं, और फिर हम यहाँ पे चूंकि x की वैल्यूज इक्विडिस्टेंट है तो हम यहाँ पे न्यूटन के फोर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला लगाएंगे, और हमारा डिफरेंस टेबल जो है इज एज फॉलोज। ठीक है। तो जो कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अब मैंने आपको ऊपर फॉर्मूला क्या बताया, u बराबर x माइनस एक्स नॉट अपॉन एच। आप इसको या तो ये लिखो या x माइनस ए अपॉन एच लिखो, बराबर है, क्योंकि एक्स नॉट बराबर a है। ठीक है ना। तो अब u बराबर x की वैल्यू पर हमको किस x की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू के लिए हमको y निकालना, तो ऊपर चले हमने देखा इसके लिए निकालना, तो ये हमारी x की वैल्यू 3.62, तो भाई हमने 3.62 यहाँ लिखा। ए यानी कि मैंने चूंकि आपको बता दिया कि न्यूटन ग्रेविटी फॉरवर्ड लगा रहा है, तो सबसे x जो टॉप की वैल्यू है हम उसको लेंगे एज a या x नॉट। तो 3.6 सबसे टॉप की वैल्यू, हमने यहाँ a बराबर 3.6 लिया, और h बराबर दो कॉन्सिक्वेंट x की वैल्यू के बीच का डिफरेंस। अब देखो 3.65 माइनस 3.6 की वैल्यू आती है 0.05, वही 3.7 माइनस 3.65 की वैल्यू है, और वही 3.75 माइनस 3.7 की वैल्यू। ठीक है। तो हमने एच की वैल्यू रख दी, तो हमारे पास यू की वैल्यू है यहाँ से 0.4 आ गई। ठीक है। अब हमने बोला बाय यूजिंग, अब आपको शॉर्ट में नहीं लिखना है, तो मैंने शॉर्ट में लिखा, तो बहुत लंबा हो जाता है, आपको एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन ही आएंगे, तो आपको पूरा लिख के आना बाय यूजिंग न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ठीक है। आपने पूरा फॉर्मूला लिखा, है ना। अब यहाँ आप किसी के दिमाग में आ सकते हैं कि ये फॉर्मूला हमको कब तक कंटिन्यू करने की हो सकता है, कोई बोला भाई हमने यू सी फोर डेल फोर एफ क्यों नहीं लिखा, वो हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जो हमारी सबसे लास्ट की जो डेल की वैल्यू आ रही थी हाईएस्ट, वो डेल थ्री पे आके कांस्टेंट वैल्यू आ गई, इसलिए हम यहाँ रुक गए, क्योंकि इसके आगे डेल फोर आ नहीं सकता था,
क्योंकि डेल 4 को होने के लिए 0.007 के नीचे भी कोई वैल्यू होनी चाहिए, तभी सब्ट्रैक्ट करके डेल 4 आता। अब यहाँ कांस्टेंट वैल्यू आ गई है, तो लास्ट हम डेल 3 पे आके रुक जाएंगे। ठीक है, अब देखो UC1 को आपको पता है कैसे खोलते हैं, U/(1) है ना। फिर UC2 को आप जानते हो U-(1)(2), और सिमिलरली UC3 को भी वैसे खोलना, सॉरी है ना। तो ये आपने खोल लिया इसको, है ना। अब अब हमने बोला f(a+h)u, यानी कि a+h)u यानी कि 3.62 वैल्यू है, किस कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू के लिए हमको वाय नहीं करना था, हमने लिखा f(3.62), है ना, बराबर। तो यहाँ हमने लिखा f(3.6), a की वैल्यू जो मैंने आपको बताया था सबसे टॉप मोस्ट x की वैल्यू होगी जब हम न्यूटन के लगे फॉरवर्ड लगाएंगे, खाली उसी केस में, सब केस में मत लगा देना, है ना। फिर हमने u की वैल्यू रखी, है ना, फिर ये एज इट इज, फिर यहाँ u की वैल्यू रखी, फिर यहाँ u की वैल्यू रखी। अब डेल, अब देखो a की तो वैल्यू सब जगह वही चलेगी, है ना, a 3.6 है तो हमने, और यू नहीं कि अगर आपको पता है डेल एफ ए की वैल्यू आपने डायरेक्ट उठा के लिख दी। शुरू शुरू में भी कि आपको हमेशा से ही एक एक स्टेप करके लिखनी है, कि आपको ऐसा समझना है कि टीचर को कुछ भी नहीं आता है और आपको उसको एक एक स्टेप समझा के लिखानी बतानी है ना। फिर आप यहाँ वैल्यू रखते गए, ठीक है ना। अब देखो यहाँ क्या हुआ है, हाँ ठीक है, एक सेकेंड, 0.1, हाँ ठीक है। तो अब क्या हुआ है, हमने f(3.6), तो f(3.6) यानी कि यहाँ देखो 3.6 से कॉरस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू है, 36.598, ठीक है, ये यहाँ हमने रख दी। फिर 0.4 डेल एफ ए, डेल एफ 3.6, यहाँ देखो मैंने एरो बनाया, एरो बनाने का क्या रीजन था, एरो बनाने का ये रीजन था कि हमको ये वैल्यूज लेनी है ना, क्योंकि जब न्यूटन बैकवर्ड लगाओगे तो हम नीचे से ऊपर तक ले चलते हैं ना। तो देखो डेल एफ ए की वैल्यू 1.877, तो यहाँ हमने लिख दी 1.877। सिमिलरली डेल स्क्वायर की क्या वैल्यू थी, ऊपर वाली 0.095, 0.095, और सिमिलरली उसकी 0.007। फिर हमने जब इसकी लास्ट में वैल्यू निकाली तो 37.337 आया। अब खाली हमको ये करके नहीं रुक जाना है, सब बच्चे क्या करते हैं बस ये आया और सीधा गलत, तो कई बार क्या होता है 99% क्वेश्चन में बच्चे के नींद में गलती करके आते ही आते हैं। और आपको एक बात पहले बता दूं कि इसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड होता है ना। कोई कुछ भी कहे, आप साइंटिफिक कैलकुलेटर एक आता है, मैं बाद में भले इसकी फोटो खींच कर डाल दूंगा कैसा होता है, वो आप एग्जाम में ले आ सकते हो ना, क्योंकि ये कैलकुलेशन आप बात डायरेक्टली नॉर्मली नहीं कर सकते हो, उसके लिए आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो ये आपकी वैल्यू, अब अपन को करना क्या है, लास्ट में अपन को रीचेक करना है। रीचेक कैसे करना है कि भाई देखो 3.62 की कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू है 37.337। अब ऊपर चलो, अब 3.62 यहाँ देखो x की किन दो वैल्यूज के बीच में आ रहा है, 3.6 और 3.65, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यूज है, अब देखो 3.6 और 3.65 के बीच में 3.62 आ रहा है, तो उसकी जो y की वैल्यू होगी वो 3.6 से कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू और 3.65 की कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू के बीच में आनी चाहिए। तो अपने 3.62 की y की वैल्यू क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग 37.337, और यहाँ 37.337 जो है वो 36.59 और इन दोनों के बीच की वैल्यू है। अगर वो वैल्यू बीच की आ रही है तो ही आप समझना कि आपका आंसर काफी हद तक सही है। ये कई बार ये भी हो सकता है कि बीच की वैल्यू आ जाए, आपने कैलकुलेशन मिस्टेक करी हो, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, है ना, फिर तो वो क्वेश्चन हाथ से जाएगा, क्योंकि बच्चा वापस चेक नहीं करता है इतना, है ना। लेकिन आपको इतना तो करना ही है कि आपकी वैल्यू जो है उन दोनों वाई के वैल्यू के बीच में है, जो ना हो कि आपने ऐसा ही आंसर निकालो कि दोनों के वाई की वैल्यू के बीच में ही नहीं है ना। तो वो तो क्या टीचर एक्चुअली करता क्या, सबसे पहले वाई की वैल्यू के बीच में चेक करता है, अगर नहीं होती तो पहले देखते ही गलत कर देगा, है ना। फिर आपने भले ही बीच में कितना भी अच्छा काम किया, ठीक है। तो होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ये मैंने बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझा दिए। अब आज हम दो और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो हम कहते हैं क्वेश्चन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बेस पे जो होते हैं, है ना। तो अब एक क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें हमने देखा होगा कि ऐसे इंटरवल और डिफरेंस में ब्रेक होते हैं ना। एक होता है जिसमें कि डिस्टॉर्टेड इंटरवल जिसको हम कहते हैं ना, एक इस टाइप में होता है कि जैसे 0 to 19 लिखा है ना, उसके बाद 20 to 39, उसके बाद ऐसे, है ना, जिसमें कि लास्ट की जो वैल्यू है, लास्ट की ये वैल्यू और यहाँ की जो फर्स्ट की ये वैल्यू है मैच नहीं करती है। एक इस टाइप का क्वेश्चन भी आपकी बुक में, जहाँ ये लास्ट की जो वैल्यू है ये फर्स्ट सेकंड की फर्स्ट की वैल्यू से मैच करती है। दोनों को करने का तरीका बिल्कुल सेम ही है ना। बुक वाले आपको पागल बनते हैं, है ना। करना क्या है, अब देखो बुक में आपको x की वैल्यू क्या है, ये गिवन होगी 19,
फिर 39, फिर ये आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहले आपको थोड़ी सी इसमें लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, है ना। लैंग्वेज जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, लैंग्वेज आपको क्या लिखनी है। सबसे पहले आपको इसमें लैंग्वेज में ये लिखना है कि, एक सेकेंड, हाँ, तो आपको इसमें लैंग्वेज में ये लिखना है कि लेट द क्लास इंटरवल ए बी डिनोट द रेंज ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन बी, है ना। ये मैं आपको लैंग्वेज बोल रहा हूँ, या आप अपनी कॉपी में लिख लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ काफी लंबा हो जाता है इसलिए मैंने लिखी। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, ये उन क्वेश्चंस के लिए है इस टाइप के जिसमें कि जो सेकंड वैल्यू है इसकी, जो फर्स्ट हमारा डिस्टॉर्टेड इंटरवल है, वो सेकंड डिस्टॉर्टेड इंटरवल की फर्स्ट वैल्यू से मैच नहीं हो रही है, क्योंकि इसके बाद का जो क्वेश्चन है लैंग्वेज वैसी लेकिन हल्का सा उसमें चेंज है ना। तो मैं आपको चलो एक बार क्वेश्चन इसकी लैंग्वेज लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना, कि लेट द क्लास इंटरवल ए बी ऑफ x denote the range a is less than x is less than b, arranging the given table in the form of cumulative frequency as follows। ये आपको एज इट इज लिख के आनी है, क्योंकि आपको उसको बताना पड़ेगा कि यहाँ जो आपने x की वैल्यू में जो चेंज किया है वो आपने अपनी मर्जी से नहीं किया है ना। या तो आपकी मर्जी है आप अपने बुक से कर लो, फिर बुक में होता क्या है, बच्चे शुरू शुरू में तो कर लेते हैं देख देख के, फिर लास्ट में कोई नया क्वेश्चन आ जाता है तो उनकी हवा निकल जाती है, उनको कुछ समझ में नहीं आता फिर, ठीक है। तो जब आपको ये इस टाइप के क्वेश्चन गिवन है जिसमें कि फर्स्ट डिस्टॉर्टेड इंटरवल का जो सेकंड जो पॉइंट है वो सेकंड डिस्टॉर्टेड इंटरवल का जो फर्स्ट जो नंबर है उसमें मैच नहीं करता है, तो आपको यहाँ ये वाली लैंग्वेज पहले लिखनी है, ठीक है। अब आपको करना है एक्स की आपको कैसी वैल्यू लेनी है, जो आपका जो फर्स्ट डिस्टॉर्टेड इंटरवल की जो सेकंड वैल्यू है ना उससे एक जस्ट बड़ी, यानी कि फर्स्ट डिस्टॉर्टेड इंटरवल की जो सेकंड वैल्यू 19 उससे एक जस्ट बड़ी यानी कि 20, 20 करके आपको लिखना है बिलो 20, ठीक है ना। अब इसमें ये मत पूछना कि बिलो ही क्यों लिखा, अबव क्यों नहीं लिखा, ये आप याद करो, है ना, ठीक है। क्योंकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना उसमें भी क्या बुक में कैसे करते हैं, ऐसे लिखेंगे या तो अबव दिस और बिलो दिस, नहीं, अपन को बिलो लेकर ही चलना है, और ऐसा नहीं कि बिलो से ही आंसर आएगा, अगर आप अबव लेकर चलोगे तो भी आपका आंसर आएगा। लेकिन भाई चूंकि मैंने ये तरीका मैंने खुद ने किया है तो मैं आपको बता रहा हूँ, इससे आपका 100% आंसर सही आएगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगी आपको, है ना। तो डिस्टॉर्टेड इंटरवल वाले क्वेश्चन में जिसमें सेकंड वैल्यू मैच नहीं हो रही है सेकंड डिस्टॉर्टेड इंटरवल के फर्स्ट वैल्यू से, तो फर्स्ट डिस्टॉर्टेड इंटरवल की जो सेकंड वैल्यू है 19 उससे एक बड़ी यानी कि 20, फिर यहाँ जो सेकंड वैल्यू आएगी सेकंड डिस्टॉर्टेड इंटरवल की जो सेकंड वैल्यू है 39 से एक बड़ी 40 से बिलो, फिर यहाँ 60 से बिलो, यहाँ 80 से बिलो, और यहाँ 100 से बिलो, ठीक है। अब कुछ बच्चे हो सकते हैं कि ये लगे कि ये तो पागल बना रहा है, इससे कुछ आंसर आंसर आएगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। आप बुक्स वाले तरीके से करो, यस वाले तरीके से करो, ये आपका आंसर 100% सेम आएगा ही आएगा, ठीक है। अब जनरली क्या होता है कि जो हमको y की वैल्यू जैसे मैंने आपको बताया था आपको एज इट इज जो है जैसे कि 0 से 19 के बीच के थे, आपने 0 20 करके 41 लिख दी 62, लेकिन हमको इस इन टाइप के जो दो क्वेश्चन है पूरी बुक में ये दो ही क्वेश्चन है जिसमें y की थोड़ी अटपटे तरीके से लिखते हैं। सबसे जो पहली वैल्यू वो तो आपको एज इट इज लिखनी ही लिखनी है, ठीक है। दूसरी वैल्यू है ना वो आपको एज इट इज नहीं लिखनी है, वो आपको सेकंड प्लस फर्स्ट करके लिखनी है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये 41 प्लस 62 आपको समझाने के लिए लिखा लिखने आपको डायरेक्ट ही है ना। फिर जो थर्ड वैल्यू आएगी वो आएगी ये सेकंड वैल्यू प्लस थर्ड वैल्यू 65, है ना, इसमें मैंने लिखा 103 प्लस 65। फिर जो फोर्थ वैल्यू आएगी वो आएगी 168 प्लस आएगी 50, और जो लास्ट वैल्यू आएगी वो आएगी 218 प्लस 17। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि हम पहली वैल्यू लिख के जो बाकी जो y की वैल्यू लिख रहे हैं वो ऊपर ऊपर वाली में ऐड करके जो है हम उसको लिखते जाएंगे, ठीक है। अब आपके पास y की वैल्यू आ गई है,
फिर तो आपको डेल डेल स्क्वायर वगैरह जहां तक भी है, जैसे मैंने आपको बताया था कि लास्ट के हमको तब तक करना है जब तक तो कांस्टेंट नहीं आ जाता या जीरो नहीं आ जाता। इस केस में हमारा जीरो आ रहा है, तो डेल वाई की आपको वैल्यू पता ही है कैसे निकालनी है, 103 माइनस 41, 168 माइनस 103, फिर लिखना है 218 माइनस 168, फिर 235 माइनस 218, है ना। कुछ कुछ आपको लग सकता है कि भाई बीच में उन्होंने थोड़ा गैप कम हो गया है, हाँ, क्योंकि मैंने आपको समझाने के लिए किया है। बाकी आप जब फेयर काम करो तो आपको ढंग से करना ही करना है, ठीक है ना, गैप दे देकर। फिर यहाँ डेल स्क्वायर के 65 माइनस 62, फिर 50 माइनस 65, 70 माइनस 50, है ना। अब ये मत समझना कि डेल डेल स्क्वायर की वैल्यू फॉरवर्ड है तो पॉजिटिव आएंगी, नहीं नहीं नहीं, डेल डेल स्क्वायर की वैल्यू तो नेगेटिव भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है ना। फिर आप ऐसे डेल थ्री डेल फोर भी निकाल लेना। उसके बाद, है ना, अब अब हमने वापस एज इट इज लिखा कि भाई गिवन हमको ए की वैल्यू शुरू में जब 20 या 20 है ना, अब यहाँ हमको, अब इससे क्या होगा कि क्यूमुलेटिव में हम एक लेंगे ना तो 20 लिया तो हमारे पास क्या कॉन्स्फिक्स वैल्यू हो जाएगी। यहाँ हमको पता नहीं पड़ रहा था कि हम ए की क्या वैल्यू लें, है ना। तो यहाँ हमको ए की वैल्यू पता पड़ गई। अब एक्स, अब मैंने एक्चुअली क्या शुरू में बोला था कि 70 की कॉरस्पॉन्डिंग निकालो, लेकिन मैं लिखना भूल गया, है ना। तो x की वैल्यू आपको 70 के कॉरस्पॉन्डिंग आपको y की वैल्यू निकालनी है, और h की वैल्यू यहाँ हमने देखा 20 40 60 80 100, तो आपको डिफरेंस जो है वो 20 गिवन है, ठीक है ना। अब x बराबर a प्लस एच हमने फॉर्मूला लगाया, यार डायरेक्टली लिख दो u बराबर x माइनस ए अपॉन एच, ठीक है। फिर हमने अब हमको x की वैल्यू गिवन है, किस कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू के लिए हमको y निकालना है, तो हमको x की वैल्यू हमने लिखी 70, है ना। a की वैल्यू हमको गिवन है जो सबसे यहाँ थी, ये देखो 20, है ना। और फिर h की वैल्यू भी है, बीच में डिफरेंस 20 है, तो यहाँ से हमारी u की वैल्यू आ गई 2.5 यानी कि 2.5। फिर हमने न्यूटन के लगे फॉरवर्ड लगाया, यहाँ डेल फोर तक इसलिए आया। अब कोई बोल सकते कि भाई हम यहाँ डेल फोर तो जीरो है, फिर हमने लिखा क्यों है भाई, एक फॉर्मूले के लिए एक एक प्रोसीजर तो फॉलो करना पड़ेगा ना। बाद में भले इसको लिखो मत लिखो, लेकिन आपको फॉर्मूला तो जहां तक आ रहा है ना, भले जीरो आए कुछ भी है, फॉर्मूला तो आपको वहां तक लिखना ही लिखना है, ठीक है। अब आपको 70 की कॉरस्पॉन्डिंग निकालनी, तो आपने ए प्लस एच की जगह 70 लिखा, ए की जगह 20 लिखा, यू की हमने वैल्यू निकाली जगह 2.5, है ना। और फिर ए की वैल्यू यहाँ पे अब 20 लिखी, फिर ऐसे करके हमने लिख दिया। अब ये तो वैल्यू हो गई हमारे पास जीरो, क्योंकि डेल फोर की वैल्यू हमारे पास जीरो है ना। तो अब एफ ऑफ 20 की वैल्यू हमारे पास 41 गिवन है, कैसे, ये देखो एफ ऑफ 20 बराबर 41, है ना। फिर डेल एफ ट्वेंटी की, ये देखो डेल एफ 20 62, ठीक है, हमने 62 लिख दी। ऐसे करके आप सारी वैल्यू रखते जाएं और फिर लास्ट में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब वापस रीचेक करने के लिए एफ ऑफ 70 119 आ रहा था, हम ऊपर रीचेक करेंगे तो देखो एफ ऑफ 70 इन दोनों के बीच में है, तो 168 और 218 के बीच में वैल्यू आ रही कि नहीं आ रही है, हाँ बिल्कुल आ रही है, तो यानी कि हमारा आंसर 100% सही है, ठीक है। अब एक और ऐसा क्वेश्चन जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम ये लेक्चर खत्म करेंगे, है ना। तो और ये क्वेश्चन भी वैसा ही क्वेश्चन है ना। अब देखो इसमें भी हमको सेम ही लिखना है लैंग्वेज, कि लेट द क्लास इंटरवल ए बी ऑफ एक्स डिनोट द रेंज। अब हमने वहां क्या लिखा था, ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन बी। यहाँ हमको क्या करना है, यहाँ ये वाला जो है ना, ये वाला खाली मिटा देना है, समझ में आ गया। वहां हमको ये लगाना था, यहाँ हमको खाली यहाँ ये लगाना है, ठीक है ना। यानी कि बी वाले पे जो लेस देन इक्वल टू का इक्वल टू हटा देना, खाली लेस देन पे लगाना है, ठीक है। ये हो गया। बाकी सेम वैसा ही है बिल्कुल, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो पहले आपको ये वाली एक्स की वैल्यू बाई इसकी लिखनी है, फिर सेकंड में जो है दिस प्लस दिस करके लिखना है ना। उसके बाद 31368 प्लस 24225, तो ये वैल्यू आएगी। फिर 55593 प्लस 31496, तो ये वैल्यू आएगी। ये y की आपस में वैल्यू जब भी हमको जोड़नी है, जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि ऐसे वैल्यू है 25 से 35 या 0 से 19 ऐसी, है ना। अब यहाँ आप देखो, यहाँ क्वेश्चन में फर्क है कि यहाँ जो फर्स्ट डिस्टॉर्टेड इंटरवल की जो सेकंड वैल्यू है, वो सेकंड डिस्टॉर्टेड इंटरवल की जो फर्स्ट वैल्यू है, देखो ये मैच कर रही है। इसलिए यहाँ हमने जो है बी की वैल्यू पे लेस देन इक्वल टू ना लेके खाली लेस देन है, और वहां क्या हो रहा था 0 से 19, फिर 20 से 39 ऐसे ऐसे वैल्यू चल रही थी, है ना। तो ये आपने वैल्यू लिख दी, आपको समझ में आ गया, है ना। फिर
एज इट इज आपको x बराबर a प्लस एच यू करना है ना। फिर आपको इस x की वैल्यू के लिए निकालना है ना। बुक में देख लो ना, आपको ये पता पड़ जाएगा आपको किस वैल्यू के लिए निकालना है ना। तो क्वेश्चन वैसे ये था कि आपको 45 से 50 का निकालना है ना, और 50 से 55 का निकालना है, आई थिंक, है ना। तो अब अब हमको 45 और 55 का तो हमको गिवन है, हमको मेनली निकालना 50 का है। फिर 50 माइनस 45 करेंगे तो एक आंसर आ जाएगा, फिर 55 माइनस 50 करेंगे तो दूसरा आंसर आ जाएगा। यानी कि हमको बस 50 की कॉरस्पॉन्डिंग निकालना है, ठीक है। तो फिर हमने यहाँ 50 रखा, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो हमने लिखा u बराबर 1.5 हमारा आ गया। फिर हमने एज इट इज जो है, जैसे आपको शुरू से मैं बताता जा रहा हूँ, एफ ऑफ ए प्लस एच यू बराबर एफ ऑफ ए प्लस यू सी वन डेल एफ ए, हमने वैल्यू रखते गए। फिर ये हमारी एफ ऑफ 50 की वैल्यू आ गई। हमको पूछा डेट बिटवीन 45 टू 50, तो ये हमारा 50 पे जो आंसर है, ये 45 पे हमको वैल्यू गिवन थी, तो ये 45 टू 50 के बीच में हो गई। फिर 50 टू 55 के बीच में पूछी थी, तो 55 की हमने को वैल्यू गिवन थी टेबल से, और 50 की हमने वैल्यू निकाली थी, तो हमने इनको ये निकाल ली, है ना। होप मैंने आपको जितना मेरे से बेस्ट हो सकता था मैंने आपको उतना आपको समझाया, और होप आपको काफी अच्छे से समझ भी आया होगा। और पहले आपको बता दूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है 9166760251, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, तो या तो आप मेरे को इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, या फिर डायरेक्ट इस नंबर पे मेरा व्हाट्सएप भी है, आप मेरे को इस पे मेरे को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट व्हाट्सएप पे आपको क्वेश्चन की फोटो भी भेज दीजिए अपना नाम लिखकर, है ना। आप कहाँ से हो, आपका नाम क्या, आप अभी क्या कौन सी कॉलेज में हो, वगैरह वगैरह थोड़ा बहुत डिटेल्स बता देना, तो मैं आपको एज इट इज पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके भेज दूंगा। तो होप आपको ये लेक्चर अच्छे समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और मेरी आने वाली जो न्यू वीडियोस हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप सबसे पहले उनको देखें, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।